अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक एमसीक्यू ऑफ जेनेटिक्स के। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के हम कुछ बेसिक एमसीक्यू जेनेटिक्स के चैप्टर के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो लाइव चैट कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स के बेसिक एमसीक्यू को। याद रहे रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर हम ए लेवल्स के बहुत सारे एमसीक्यू जेनेटिक्स के डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ जेनेटिक्स के बहुत से बेसिक एमसीक्यू भी हम ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। हम मजीद अपनी एमसीक्यू बैंक की एक्सप्लेनेशन में क्या करने जा रहे हैं, इजाफा करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हर एमसीक्यू का आंसर देने के लिए आपके पास 30 सेकेंड है। तो सबसे पहला एमसीक्यू बिल्कुल बेसिक है और आहिस्ता आहिस्ता फिर एमसीक्यू का लेवल हम मुश्किल करते जाएंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज ऑप्शन ए लॉकस, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी फिनोटाइप, ऑप्शन डी जीनोटाइप। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज बेसिक यूनिट बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लॉकस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फिनोटाइप और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जीनोटाइप। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज। तो करेक्ट आंसर जल्दी से लाइव चैट्स कमेंट में लिखें। बहुत ही आसान एमसीक्यू। करेक्ट आंसर हमारे पास है जीन। The basic unit of biological information is gene. B is the correct answer. Next MCQ इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। Partner of a gene pair are called. जीन पेयर है ना, जीन का जो एक पेयर होता है उसमें पार्टनर्स जो होते हैं उन पार्टनर्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। तो जिन्होंने हमारा लेक्चर अटेंड किया ना, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स में छोटी छोटी डेफिनेशन हमने जो है वो एक्सप्लेन की है। तो जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया होगा उनके लिए बहुत आसान है। पार्टनर्स ऑफ जीन पेयर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए लोकाई, ऑप्शन बी एलील्स, ऑप्शन सी जीनोटाइप एंड ऑप्शन डी फिनोटाइप। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पार्टनर्स ऑफ अ जीन पेयर, जीन पेयर के जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें आपस में क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एलील। जीन का जो पेयर होते हैं उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें एलील्स का नाम दिया जाता है। एलील का जो डिफरेंट डिटेल कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्राइड इज कॉल्ड इट्स। ऑप्शन ए लॉकस, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी फिनोटाइप, ऑप्शन डी जीनोटाइप। द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, किसी भी ट्रेट किसी भी कैरेक्टर का जो अपीयरेंस होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान एमसीक्यू, जिनकी जेनेटिक्स की बेसिक अगर अच्छी है उनके लिए बहुत आसान है। उसे क्या कहते हैं, लॉकस, जीन, फिनोटाइप या जीनोटाइप। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस होती है ना किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी ट्रेट की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। द जीन इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रेफर्ड टू एज इट्स। ऑप्शन ए लॉकस, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी एलील, ऑप्शन डी जीनोटाइप। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 30 सेकेंड के अंदर इस एमसीक्यू का आंसर देना है। द जीन्स इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रेफर्ड टू एज। एक पर्टिकुलर ट्रेट के किसी भी जानदार के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मखसूस ट्रेट के, एक मखसूस कैरेक्टर के जो जीन्स पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे लॉकस कहा जाता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे जीन कहा जाता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे एलील कहा जाता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो उसकी जीनोटाइप कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, जीनोटाइप का हमने डिटेल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, जीनोटाइप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। all the genes or allele
found in a breeding population at a given time are collectively called. ऑप्शन ए जीनोम, ऑप्शन बी जीनोटाइप, ऑप्शन सी जीन पूल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जेनेटिक लाइब्रेरी। जितने भी जीन हैं, जितने भी एलील हैं, फाउंड इन ए ब्रीडिंग पॉपुलेशन। ब्रीडिंग पॉपुलेशन का मतलब है जो आपस में अपनी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ गिवन टाइम, एक मखसूस टाइम में जितने भी जीन उस पॉपुलेशन में जो पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे जीनोम कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे जीनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे जीन पूल कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे जेनेटिक लाइब्रेरी कहते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी जीन पूल इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? सी जीन पूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ सैंपल पॉपुलेशन ऑफ 100 डिप्लॉयड प्लांट्स, सम ऑफ विच बियर रेड फ्लावर and other white flower has a sum total of 200 of all the different alleles for particular color trait as its. Option A phenotype, option B genotype, option C gene pool and option D genome. चार ऑप्शन हमारे पास हैं। एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने बच्चों का आता है। तो इसमें हमें कहा जा रहा है एक सैंपल, एक पॉपुलेशन जो है उसका सैंपल दिया गया है जिसमें क्या है 100 डिप्लॉयड प्लांट, जिसमें 100 डिप्लॉयड प्लांट है। सम ऑफ विच बियर रेड फ्लावर, जिनमें से कुछ के फ्लावर जो है वो रेड हैं, अदर्स वाइट फ्लावर, कुछ के वाइट हैं। हैज अ सम टोटल ऑफ 200 ऑफ ऑल डिफरेंट एलील्स फॉर फ्लावर कलर ट्रेट, जिसमें 200 डिफरेंट किस्म के एलील है फ्लावर के कलर के लिए। उन्हें इस उस पूरे एलील को हम क्या नाम देंगे? फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन पूल या जीनोम। इन तमाम के लिए कंबाइंड वर्ड क्या यूज किया जाएगा? इन तमाम के लिए कंबाइंड वर्ड यूज किया जाएगा ऑप्शन सी जीन पूल का। इन तमाम के लिए कंबाइंड वर्ड क्या यूज किया जाएगा? जीन पूल का वर्ड यूज किया जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडल अ प्राइस्ड परफॉर्म सीरीज ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन। मेंडल जो है उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किस पे किया? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एडेबल पी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गार्डन पी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ड्रोसोफिला, ऑप्शन डी कौन। मेंडल ने अपना जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, जो इसके एक्सपेरिमेंट्स थे वो इनमें से कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे थे? तो करेक्ट आंसर इसका है गार्डन पी। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी गार्डन पी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन में मौजूद है। द ट्रेट दैट हैज टू क्लियर कट अल्टरनेटिव फॉर्म और वेराइटीज आर टर्म। ऑप्शन ए फिनोटाइप, ऑप्शन बी जीनोटाइप, ऑप्शन सी ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट, ऑप्शन डी कंट्रास्टिंग ट्रेट। वो ट्रेट दैट हैज टू क्लियर कट अल्टरनेटिव, जिसके दो क्लियर कट अल्टरनेटिव्स मौजूद है। जैसे अगर मैं कहूँ अगर एक येलो सीडेड प्लांट है तो दूसरा ग्रीन सीडेड, बाकी तमाम फीचर सेम हो, क्लियर कट जो है वो डिफरेंस हो या वेराइटीज हो, उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? फिनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट कहते हैं या कंट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो ट्रेट जिसके दो क्लियर कट अल्टरनेटिव फॉर्म या वेराइटीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है डी कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट कहलाता है। ये येलो सीडेड प्लांट और ग्रीन सीडेड प्लांट में कलर जो है वो क्या है? कंट्रास्टिंग ट्रेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर एमसीक्यू मौजूद है। मेंडल फोकस्ड on how many contrasting pairs or trait during his work with garden pea। garden pea पर वर्क करने के दौरान मेंडल ने कितने कंट्रास्टिंग, हाउ मेनी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स, कितने कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स पर उसने वर्क किया? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 3, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 6 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 7। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेंडल ने कितने कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट पर फोकस किया अपने वर्क के दौरान? गार्डन पी पे जो उसने वर्क किया था ना, तो कितने कंट्रास्टिंग पेयर पर फोकस किया था? तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर मेंडल ने जो है वो फोकस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द क्रॉस बिटवीन प्लांट्स दैट डिफर इन वन कैरेक्टर ओनली इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन बी डाइहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन सी पॉलीहाइब्रिड एंड ऑप्शन डी ट्रू ब्रीडिंग। हमें कहा जा रहा है द क्रॉस बिटवीन प्लांट्स के दरमियान हम क्रॉस करवा रहे हैं यानी फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। दैट डिफर इन वन कैरेक्टर, और इनके दरमियान जो है वो कितने कैरेक्टर का फर्क है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर का फर्क है। उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उस क्रॉस को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उस क्रॉस को हम पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे हम ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। इसका करेक्ट आंसर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब एक है और हाइब्रिड का मतलब क्रॉस। तो ऐसे प्लांट के दरमियान क्रॉस जिसके दरमियान कैरेक्टर का सिर्फ एक ही कैरेक्टर का फर्क होता है, उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऑप्शन ए मोनोहाइब्रिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मेंडल टर्म द ऑफस्प्रिंग ऑफ फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन एज। ऑप्शन ए डोमिनेंट जनरेशन, ऑप्शन बी रिसेसिव जनरेशन, ऑप्शन सी फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, ऑप्शन डी सेकेंड फिलाइल जनरेशन। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेंडल टर्म द ऑफस्प्रिंग ऑफ फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। फर्स्ट पेरेंट्स है ना, पहले दो पेरेंट्स थे, उनकी जो जनरेशन आती है उस जनरेशन के लिए मेंडल ने क्या वर्ड यूज किया? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डोमिनेंट जनरेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रिसेसिव जनरेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेकंड फिलाइल जनरेशन। तो चार ऑप्शन इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी फर्स्ट फिलाइल जनरेशन इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम शॉर्ट में F1 जनरेशन भी कहते हैं। और फिर फर्स्ट फिलाइल जनरेशन यानी F1 जनरेशन की हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, और जो सेकंड जनरेशन आती है उसे कहते हैं सेकंड फिलाइल जनरेशन, जिसे हम F2 जनरेशन का भी नाम देते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सी फर्स्ट फिलाइल जनरेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द ट्रेट दैट अपीयर्स इन फर्स्ट फिलाइल जनरेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिसेसिव, बी डोमिनेंट, ऑप्शन सी फिनोटाइप एंड ऑप्शन डी जीनोटाइप। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द ट्रेट दैट अपीयर्स इन फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, वो कैरेक्टर जो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन के अंदर अपीयर होता है वो क्या कहलाता है? रिसेसिव, डोमिनेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। फर्स्ट फिलाइल जनरेशन यानी F1 जनरेशन के अंदर इनमें से कौन सा ट्रेड, इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो आता है? तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास क्या है? बी डोमिनेंट इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, येलो कलर मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हमने पढ़ा था, जिसमें येलो सीडेड प्लांट और ग्रीन सीडेड प्लांट के दरमियान हम क्रॉसिंग करवाते हैं, और हमारे पास उसमें फर्स्ट फिलाइल जनरेशन F1 जनरेशन के अंदर तमाम जो सीड होते हैं, तमाम के तमाम जो होते हैं वो येलो सीडेड आते हैं। तमाम के तमाम क्या आते हैं? येलो सीडेड जो है वो तमाम के तमाम आते हैं, और येलो कलर क्या होता है? ग्रीन के ऊपर डोमिनेट होता है। तो F1 जनरेशन के अंदर वही ट्रेड, वही कैरेक्टर जो डोमिनेट होता है, वही F1 जनरेशन के अंदर जो है वो अपीयर होता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बी डोमिनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मेंडल अलाउड सेल्फ फर्टिलाइजेशन अमंग F1 मोनोहाइब्रिड ऑफ अ क्रॉस बिटवीन राउंड सीडेड dominant and wrinkle seeded recessive plant to raise F2 progeny he got. Option A 50% round and 50% wrinkle, option B 50% round and 75% wrinkle, option C 75% round and 25% wrinkle, option D 25% round 50% round wrinkle. Okay, 25% round, 50% round and wrinkle, 25% wrinkle. चार ऑप्शन हमारे पास हैं। इसमें कहा जा रहा है मेंडल ने क्या किया था? अलाउड सेल्फ फर्टिलाइजेशन अमंग F1 मोनोहाइब्रिड ऑफ अ क्रॉस। भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसके दरमियान करवाया था? राउंड सीडेड जो कि डोमिनेंट है, एंड रिंकल सीडेड प्लांट। राउंड सीडेड प्लांट और रिंकल सीडेड प्लांट के दरमियान जो F1 जनरेशन आई थी ना, उस F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉस करवा दी, यानी F2 जनरेशन की बात हो रही है। तो सेल्फ क्रॉस के नतीजे में टू रेस F2 प्रोजेनी, F2 जनरेशन आई। उस F2 जनरेशन में क्या मिला उसे? भाई
देखें मेंडल ने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। देखो बड़ा घुमा के सवाल दिया, जिसने अगर मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ये वाले लॉ अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंदाज में समझे हैं तो उनके लिए इस टाइप के एमसीक्यू कोई परेशानी वाले नहीं बनते। तो गौर से इस सवाल को समझो, मेंडल अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। किसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई? अमंग F1 मोनोहाइब्रिड, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो F1 जनरेशन आई थी ना, उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। अब वो सेल्फ मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? मोनोहाइब्रिड। वो क्रॉस क्या था? राउंड जो कि डोमिनेंट था, और दूसरा क्या था? रिंकल जो कि क्या था? रिसेसिव था। उनके दरमियान जो इसने क्या करवा दी है? क्रॉस करवाई है। तो मैं आपको यहाँ जो है वो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्रॉसिंग करके यहाँ बता देता हूँ, ताकि वो बच्चे जिसके अगर बेसिक वीक हो उसके लिए कोई परेशानी ना उसके लिए ना हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्रॉसिंग जल्दी जल्दी से लिख लूँ और फिर मैं आपको यहाँ क्रॉसिंग करता हुआ यहाँ समझाऊँ। तो इस किस्म के सवाल है ना, वैसे तो जिन्होंने हमारे लेक्चर अटेंड किया उनके लिए तो बहुत ही आसान है ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा है तो उनके लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। चले अब देखो भाई, मैंने क्रॉसिंग की, राउंड और रिंकल। राउंड डोमिनेट है इसलिए कैपिटल से, रिंकल जो है वो रिसेसिव है स्मॉल से। इनकी क्रॉसिंग करवाई आर और आर। तमाम के तमाम क्या आ गए? राउंड। तमाम के तमाम राउंड है, क्योंकि राउंड क्या है? डोमिनेट है। डोमिनेट वो होता है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपना कैरेक्टर शो करता है। तमाम के तमाम जो है वो राउंड सीडेड प्लांट आ गए। लेकिन मेंडल ने क्या किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, एक ही कैरेक्टर का फर्क है। राउंड और रिंकल के जो F1 जनरेशन आई थी जिसमें सारे के सारे राउंड थे, उनकी सेल्फ क्रॉस करवा दी, यानी इनकी सेल्फ क्रॉस करवाई। अब सेल्फ क्रॉस में उनको क्या मिला? आर अलग हुआ, आर अलग हुआ। आर कैपिटल आर ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, और ये रिंकल है। यानी 4 में से 3 यानी 75% राउंड है और 25% क्या है? रिंकल मिलेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन आ रही है उनकी क्या करवाई उसने? सेल्फ क्रॉस करवा दी। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, उनकी सेल्फ क्रॉस करवाई। तो सेल्फ क्रॉस के नतीजे में जो है वो 75% राउंड आ रहे हैं और 25% क्या आ रहे हैं? रिंकल आ रहे हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेंडल अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन अमंग F1 मोनोहाइब्रिड्स ऑफ अ क्रॉस बिटवीन राउंड सीडेड डोमिनेंट है एंड रिंकल सीडेड रिसेसिव प्लांट टू रेज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या मिला? ही गॉट 75% राउंड एंड 25% रिंकल। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन में मौजूद है। व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म आर सेम, द ऑर्गेनिज्म इज डैश फॉर दैट जीन पेयर। ऑप्शन ए रिसेसिव, ऑप्शन बी डोमिनेट, ऑप्शन सी होमोजाइगस, ऑप्शन डी हेट्रोजाइगस। हमें कहा जा रहा है व्हेन बोथ द एलील ऑफ अ जीन पेयर के दोनों एलील जो हैं इन एन ऑर्गेनिज्म आर सेम। भाई एलील जो है ना जीन का पेयर है, और हमें कहा जा रहा है जीन का जो पेयर है उसके दोनों जीन क्या है? सेम है। द ऑर्गेनिज्म इज डैश फॉर दैट जीन पेयर। वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिसेसिव, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डोमिनेट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है होमोजाइगस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हेट्रोजाइगस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे सी होमोजाइगस। सी होमोजाइगस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज नॉट ट्रू फॉर पी प्लांट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पी प्लांट के लिए ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दे आर नॉर्मली क्रॉस फर्टिलाइजिंग, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है दे आर हर्माफ्रोडाइट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है दे पजेस मेनी शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है दे आर इजी टू कल्टिवेट एंड गैप बिटवीन जनरेशन इज शॉर्ट। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हमें 4 में से 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और हमें नॉट ट्रू वाला ऑप्शन जो है वो करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दे आर नॉर्मली क्रॉस फर्टिलाइजिंग, मतलब इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। और ऑप्शन बी में कहा जा रहा है दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है वो इनके अंदर होता है। ये तो बिल्कुल सही है। एंथर और कार्पेल वाला पार्ट तो मौजूद है ना, ये तो होता है हर फ्लावर में, हर फ्लावर नहीं मतलब ज़्यादातर फ्लावर में जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं। तो बी तो सही है। सी में कहा जाता है दे पजेस मेनी शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रैक। इनके जो डिस्टिंक्ट ट्रैक जो हैं बहुत शार्प है। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे ना,
जिसमें हमारे कोर्स में जो है वो राउंड शेप भी लिया, ग्रीन कलर, येलो कलर, राउंड रिंकल, ये जो है ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है दे आर इजीली टू कल्टीवेट, इनकी कल्टीवेशन जो वो बहुत ईजी है, मैंने बाकायदा खुद घर पे कल्टीवेट करवाए हुए और बहुत आसानी से ये कल्टीवेट हो जाते हैं। एंड गैप बिटवीन जनरेशन इज शॉर्ट, और जनरेशन के दरमियान का जो गैप होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर दे आर नॉर्मली क्रॉस फर्टिलाइजिंग, इनकी जो है वो फर्टिलाइजेशन जो क्रॉस होगी, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे फर्टिलाइजेशन ही जरूरी है, नहीं सेल्फ क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ क्रॉस भी होता है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, इनकी सेल्फ क्रॉस भी होती है और क्रॉस फर्टिलाइजिंग भी होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, जबकि बी सी डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। द स्टेटमेंट दैट इफ two existing allele for each trait in an individual segregate from each other at meiosis so that each gamete receive only one of the two allele and the allele unite again at random fertilization of gamete when zygote is formed is referred to as। ये पूरी स्टेटमेंट दी गई और पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हार्डी एंड रेनबर्ग थ्योरम, ऑप्शन डी टेस्ट क्रॉस। तो चार ऑप्शन इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये किसकी स्टेटमेंट है। तो बहुत ही आसान है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो सेग्रीगेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला जिसने डिटेल लेक्चर, स्पेशली रजिस्टर्ड ग्रुप में जो बच्चा है उसने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला हमारा डिटेल लेक्चर जो है वो अटेंड किया है, उसके लिए बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट। टेस्ट क्रॉस में क्या मालूम किया जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है होमोजाइगस नेचर ऑफ द जीनोटाइप, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ द जीनोटाइप, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। टेस्ट क्रॉस की मदद से हम क्या मालूम करते हैं, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट, टेस्ट क्रॉस की मदद से हम क्या मालूम करते हैं। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी बोथ एंड बी। टेस्ट क्रॉस की मदद से होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी हम डोमिनेंट कैरेक्टर की क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन में मौजूद है। अ सिंगल रिंकल सीड इन द प्रोजेनी ऑफ अ क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस राउंड प्लांट इज अ कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ। A single wrinkle seeded in the progeny of a cross between heterozygous round RR plant is a convincing proof of। Option A homozygous nature of the parent plant, heterozygous nature of the parent plant, dominant nature of the parent plant, D receive nature of parent plant। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। A single wrinkle seeded in the progeny of a cross between heterozygous। अगर आपको मालूम है इससे पहले जो मैंने क्रॉस बताया ना, अभी जो क्रॉसिंग थी ना, ये भी राउंड सीडेड है, ये भी राउंड सीडेड है, और राउंड सीडेड के नतीजे में एक सिंगल रिंकल सीडेड आ रहा है ना। तो रिंकल सीडेड क्यों आया, क्योंकि ये दोनों क्या आते हैं, हेट्रोजाइगस थे ना। अगर ये दोनों होमोजाइगस होता, ये भी कैपिटल आ रहा होता, ये भी कैपिटल आ रहा है, ये भी कैपिटल आ रहा है, ये भी कैपिटल आ रहा है, तो क्या कभी रिंकल सीडेड आता, कभी भी नहीं आता। ये तब आता है ये हेट्रोजाइगस को शो कर रहा है। तो यहाँ यही कह रहा है अ सिंगल रिंकल सीडेड प्लांट, सिंगल रिंकल सीड जो है वो आ रहा है प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब नस्ल में, ऑफ अ क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस राउंड प्लांट इज अ कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ। तो ये हेट्रोजाइगस राउंड प्लांट की क्रॉसिंग के नतीजे में एक सिंगल रिंकल सीडेड प्लांट जो आता है नई जनरेशन में, ये कन्विंसिंग प्रूफ है किसका, हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट की ये हेट्रोजाइगस नेचर को क्या कर रहा है, इसको प्रूफ कर रहा है। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हाट हैपन व्हेन बोथ एलील ऑफ अ जीन पेयर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन अ हेट्रोजाइगस zygote। ऑप्शन ए डोमिनेंस, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी ओवर डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी को डोमिनेंस। तो चार ऑप्शन हमारे पास जो है इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमें कहा जा रहा है व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन बोथ एलील ऑफ अ जीन पेयर
इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगोट्स के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डोमिनेंस, ऑप्शन बी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी ओवर डोमिनेंस, ऑप्शन डी को डोमिनेंस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। व्हाट हैपन व्हेन बोथ एलील ऑफ अ जीन पेयर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन अ हेट्रोजाइगस। तो दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली अगर एक्सप्रेस करते हैं हेट्रोजाइगस के अंदर, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस का। कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है? एक ही जो होता है वो एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन को हम कोडोमिनेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास है व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ ट्रेट आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, their allele assort independently into gametes, this is known as option A Mendel's law of segregation, option B Mendel's law of independent assortment, option C Purnet's square, option D law of probability। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन में मौजूद हैं। एक स्टेटमेंट दी गई है और आपको कहा जा रहा है उस स्टेटमेंट को पहचानना है, ये किस लॉ की स्टेटमेंट है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, रजिस्टर्ड ग्रुप में प्रोवाइड किया हुआ है। तो जिन्होंने इस लेक्चर को अटेंड किया है उनके लिए ये एमसीक्यू बहुत ही आसान है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहां जाकर हम अपने आज के लाइव लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन टेस्ट की, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में कंप्लीट कोर्स के जो है वो वीकली बेस पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू बाकायदा जो है वो स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता है और उसमें बाकायदा उनको स्कोर और उस टेस्ट में अपीयर होने वाले तमाम स्टूडेंट का स्कोर जो है वो बाकायदा डिस्प्ले किया जाता है। उससे आपको मेरिट, उससे आपको कंपटीशन का अंदाजा होता है। और साथ ही साथ पिछले 3 सालों से जितने भी हम एमसीक्यू एक्सप्लेन कर चुके हैं, चाहे वो ए लेवल्स के हों, ओ लेवल्स के हों, डिफरेंट बुक्स के उन एमसीक्यू की तादाद हजारों के अंदर है। और याद रहे इतने ज़्यादा एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन फिजिकल कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो इंस्टीट्यूट वगैरह में एक्सप्लेन किए जाते हैं, उतने हजारों एमसीक्यू वहां एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम जो एमसीक्यू वहां एक्सप्लेन किए जा रहे हैं वो तमाम वहां उस रजिस्टर्ड ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।